प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वर्ण विचार के बारे में भाग 2 पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कल हमने स्वर के बारे में पढ़ा था, आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, व्यंजन ऐसी ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उसे व्यंजन कहते हैं। संस्कृत भाषा में व्यंजन को हल भी कहा जाता है। व्यंजन संख्या में 33 हैं। जैसे क प्लस अ, ये पूर्ण हो जाता है क्योंकि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए क। व्यंजन के भेद मूल रूप से 33 व्यंजन हैं, जिनमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एवं उसम व्यंजन आते हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक व्यंजनों का वर्णन निम्न है। देखिए, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण यानी कि उनका बोलना मुख के विभिन्न भागों के स्पर्श द्वारा होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इनको हम 5 वर्गों में बांटते हैं, जैसे क वर्ग, क से लेकर अन तक। नंबर 2 च वर्ग, च से लेकर य तक। तीसरा है ट वर्ग, ट से लेकर के अन तक। चौथा है तय वर्ग, तय से लेकर नय तक। ये प्रत्येक वर्ग में। पांचवा है पय वर्ग, पय से लेकर के मय तक। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं और 5 वर्ग हैं, इसलिए ये संख्या में 25 हैं। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, ये संख्या में 4 हैं। य, र, ल और व। नंबर 3 भेद है व्यंजन का उसम व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण करने से उष्मा यानी कि बाहर श्वास निकालते समय गर्म हवा निकलती है, पैदा होती है, उसे उसम व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, स और है। ये कुल मिलाकर 4 उसम व्यंजन, 25 स्पर्श और 4 अंतस्थ। 4 और 4 8 और 25 33, ये कुल व्यंजन 33 हैं। अगला है अतिरिक्त भेद इसका संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मिलने से जो वर्ण बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्षय, त्रय, जय। अक्षय में क और स, ये 2 व्यंजन मिलकर बने हैं। त्रय में तय और र, और जय में जय और ये। आगे आता है विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं? जिस वर्ण की अंतिम ध्वनि है शेष रहती है, यानी कि बोलते समय अंत में है या ए का उच्चारण होता है, उसे विसर्ग कहते हैं। वर्ण के बाद ऊपर नीचे 2 बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे मोहन, राम, बालक आदि। अनुस्वार। अनुस्वार क्या होते हैं? इसका प्रयोग वर्ण के ऊपर एक बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे कंस, दंत, हंस आदि। अगला आता है अनुनासिक व्यंजन। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख, नाक और मुख दोनों से किया जाता है, तब उसे उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, यह अनुनासिक कहलाता है। जैसे हंसना, आँख आदि। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन गिनाए जाते हैं, परंतु इनमें अंग, डह, अंग तथा ए जोड़ने पर हिंदी के वर्णों की कुल संख्या 48 हो जाती है। आगे तो अनंत क्या होता है? जब किसी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित यानी कि स्वर के बिना, तो वो अधूरे होते हैं, व्यंजन रहित किया जाता है, तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। यह रेखा हल या हलंत कहलाती है। हल युक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाता है। जैसे विद जमा में या, यानी कि इसको उसके साथ जोड़ेंगे, दया दा है तो ये पूरा करने पर विद्या हो गया। वर्णों के उच्चारण स्थान
मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी कि मुख के जिस भाग से किसी वर्ण को बोला जाता है उसे वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे ये उच्चारण स्थान दिए गए हैं भाई, इनमें वर्ण दिए गए हैं और उच्चारण दिया गया है कि वो कहाँ से बोले जाते हैं, और श्रेणी दी गई है वो किस श्रेणी में ये वर्ण रखे गए हैं। जैसे पहला भाग में दिए गए हैं ए, आ, क, ख, ग, घ, अण और है। ये विसर्ग, कोई भी विसर्ग हुई कंठ और जीभ का निचला भाग से बोले जाते हैं, इसलिए इनको कंठस्थ यानी कि कंठ द्वारा बोले गए हैं, तो इसे कंठस्थ श्रेणी में रखा गया है। दूसरा है ई, च, छ, ज, झ, ये यानी कि च वर्ग, ग और स। तालु और जीभ से बोले जाते हैं, इसलिए इसका स्थान है, श्रेणी है तालव्य। नंबर 3 है क और ट वर्ग पूरा, ट, ठ, ड, ढ, अण, है, र और स। मुर्दा और जीभ यानी कि मंद गति से, जैसे मूर्छित आदमी बोलता है ऐसे बोले जाते हैं, इसलिए इनको मूर्धन्य कहा जाता है। नंबर 4 है त, थ, द, ध, न यानी कि तय वर्ग, लय और स। दांत और जीभ द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए इनको दंत्य कहा जाता है। नंबर 5 उ, ए, फ, ब, भ और मैं, ये दोनों ओठों के द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए इसको ओठ से कहा जाता है। नंबर 6 है ए और आई, ये कंठ, तालु और जीभ द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए इनको कंठ तालु कहा जाता है। नंबर 7 है ओ और औ, दांत, जीभ और होठ, इन तीनों से बोले जाते हैं, इसलिए कंठोस्थ कहा जाता है। और अकेला एक व्यंजन है, ये है वह, इसको बोला जाता है दांत, जीभ और होठ, इसलिए दंतोष कहा जाता है। गृह कार्य, ये जो समझाया गया है इसको आपने लिखना है और याद करना है।